हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो अणुसंख्य गुण में चौथा अणुसंख्य गुण है, जो है हमारा परासरण दाब। जैसे कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, अणुसंख्य गुण वे गुण जो तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ा था आपने क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा पढ़ा था आपने हिमांक का अवनमन, और चौथा जो है वो है परासरण दाब। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण, ऑस्मोसिस, सबसे पहले हम परासरण दाब पढ़ने से पहले परासरण समझेंगे कि होता क्या है। जैसा कि आपको यहां लिखा दिख रहा है, विलायक के अणुओं का अर्ध पारगमय झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण विलायक के अणुओं का कंडीशन क्या है, कब होता है, जब क्या होती है, अर्ध पारगमय झिल्ली। अभी बताऊंगा आपको क्या होती है। अर्ध पारगमय झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः अपने आप प्रवाह जो है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण का एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। गर्मियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो सब्जी बेचने वाले हैं या फल बेचने वाले हैं वो निरंतर अपनी सब्जियों को या फलों के ऊपर पानी छिड़कते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो फलों का और सब्जियों का पानी जो है वो सूख जाता है। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं। पानी फेंकने से होता क्या है, पानी फेंकने से ये होता है कि जो फल या सब्जी है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो अर्ध पारगमय होती है। तो क्या होता है, पानी, पानी क्या है, विलायक। तो वो विलायक से होकर के कहाँ पहुंच जाता है, शुद्ध विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। इसलिए जब उसमें पानी फेंका जाता है तो जो सूखा हुआ फल या सब्जी है या वो दोबारा से उसमें क्या आ जाती है, जान आ जाती है, और वो दोबारा से क्या दिखाई देने लगता है, फ्रेश दिखने लगता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अर्ध पारगमय। ठीक है, सेमी परमिएबल बोलते हैं उसको। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो कोशिका है वो अर्धपारगमय होती है, जबकि जंतुओं की नहीं होती। इसलिए जब हम नहाते हैं तो हमारी शरीर के अंदर पानी नहीं जाता। अन्यथा नहा रहे होते, अगर हमारे अंदर भी अर्धपारगमय झिल्ली होती तो सारा का सारा पानी जो है वो शरीर के अंदर घुस जाता। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जंतुओं में यानी एनिमल्स के अंदर जो है वो अर्धपारगमय झिल्ली नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो परासरण क्या था, मूवमेंट था किसका, विलायक का। कहां से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, उसका मूवमेंट परासरण कहलाता है। किसके थ्रू होता है, अर्ध पारगमय झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्ध पारगमय झिल्ली प्राकृतिक रूप में बकरे का जो आमाशय होता है, यानी बकरे का ब्लैडर, आमाशय यानी ब्लैडर, अंडे की झिल्ली, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक अर्ध पारगमय झिल्लियों के एग्जाम्पल हैं। और आर्टिफिशियल कौन है बनाई हुई, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अर्ध पारगमय झिल्ली की खासियत क्या है, अर्ध पारगमय झिल्ली की खासियत ये है कि ये केवल विलायक के अणुओं को अपने थ्रू पास होने देती है, जबकि विलय के अणु जो हैं उसके थ्रू पास नहीं हो पाते। खासियत है कि केवल क्या करती है, विलायक के अणुओं का मूवमेंट अपने थ्रू कराती है, जबकि विलय के अणु उसके थ्रू पास नहीं होते। अब आया हमारा परासरण दाब। परासरण दाब क्या है, बाहर से लगाया हुआ वो न्यूनतम दाब, बाहर से लगाया हुआ विलयन के ऊपर वह न्यूनतम दाब जो अर्ध पारगमय झिल्ली द्वारा परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उसे परासरण दाब कहते हैं। वो बाहरी दाब का न्यूनतम मान जो विलयन पर लगाने पर अर्ध पारगमय झिल्ली द्वारा परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, विलयन पर बाहर से दाब लगाया गया, उसका न्यूनतम मान जो परासरण की क्रिया को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आई बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अणुसंख्य गुण है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर को कुछ बुक्स में पी से लिख करके बताते हैं, या कैपिटल पी या पाई के जरिए जो है दिखाते हैं। तो कहीं अगर आपको पाई दिख रहा हो या पी लिखा हुआ दिख रहा हो कैपिटल, तो वो आपका परासरण दाब है। तो परासरण दाब पी,
P बराबर किसके है, CST, C यानी सांद्रता, S यानी विलियन स्थिरांक और T जो है आपका टेम्परेचर, जो कि किसके अंदर है, केल्विन स्केल के अंदर। आपको मालूम है केल्विन स्केल में टेम्परेचर हमें जब चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है तो उसमें 273 जोड़ देते हैं तो हमारा टेम्परेचर किस में आ जाता है, केल्विन स्केल में आ जाता है। अब C जो है यह है मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता क्या होती है, मोलों की संख्या को अगर हम आयतन से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाती है, मोलर सांद्रता। तो हमने C की जगह क्या लिख दिया, N/V, बाकी सब ऐसे ही रहा। अब अगर हम देखें इस समीकरण में तो हमें दिख रहा है P यानी परासरण दाब जो है वो N यानी विलय के मोलों के समानुपाती है, और क्योंकि P विलय के मोलों के समानुपाती है इसलिए ये एक अणुसंख्यक गुण है। तो अणुसंख्यक गुण की परिभाषा की डेफिनेशन ये थी कि तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, निर्भर करते हैं, वे अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अब क्योंकि परासरण दाब विलय के मोलों के समानुपाती है इसलिए ये अणुसंख्यक गुण है। हमने क्या किया, m क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होती है, W/m। W क्या है, विलय का भार ग्राम में, और m क्या है, विलय का अणु भार। V जो है वो क्या है, आयतन है, जो कि किस यूनिट में लिया जाएगा, लीटर में। जबकि T जो है वो क्या है आपका, टेम्परेचर यानी ताप, केल्विन स्केल में। S जो है वो विलियन स्थिरांक है जिसका मान है 0.0821 लीटर वायुमंडल, केल्विन -1 मोल -1। तो लीटर वायुमंडल, इंग्लिश में वायुमंडल को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो शॉर्ट में उसको ATM करके लिखते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा निकल करके आया है, ये वाला फॉर्मूला हमें परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना होगा।